हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे कि आपने सुना होगा जिंदगी में कि गाड़ी के आगे घोड़ा, यानी जो क्रम है वो उल्टा सीधा। अब ऐसे क्रमों को कौन बदल सकता है? कोई कलाकार ही हो सकता है। उससे पहले एक और बात बता दूं मैं आपको चलने से पहले। शायद ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो चला हुआ है कि भारत सरकार ने जो कम्यूटेशन का पीरियड है 180 साल महीने से लेकर के 128 कर दिया है। और उसके साथ में कोई भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन भी लगा रखा है। वो गलत सूचना है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, इतना सा ही बताना काफ़ी है। अब मैं लौट के वहीं आता हूँ। आपने सुना होगा कि जब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आया, उससे पहले इंडस्ट्रीज में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में। और ट्रेड यूनियन एक्ट से एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज संगठन बना करके, रजिस्टर्ड संगठन बना करके ताकत दे दी गई। उसके बाद और चलते रहे, कई कई प्रकार के बिल आए। एक और आया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, यानी आज़ादी से कुछ दिन पहले। और उसका काम ये था कि यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता, होना नहीं चाहिए इंडस्ट्री में, यदि इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होता है तो वहाँ काम नहीं चल पाता, आर्थिक प्रगति रुक जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। तो क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि जैसे ही डिस्प्यूट होता है तो उसको पहले से हाथों हाथ ले लिया जाए, सुलझा लिया जाए। उसके लिए बनाया गया था इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट। जब लोकल लेवल में कोई काम होता था तो कोई इंडस्ट्री अपना ही एक बक्स कमेटी बना लेती थी, उतने ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के आदमी होकर के आपस में बैठ करके सुलझा लेते, जैसे गाँव में पंचायत से जो सुलझाते हैं। यदि इसके बाद दिक्कत होती थी तो कंसिलिएशन ऑफिसर, जो आजकल आपके जो ये चीफ लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंटर के या स्टेट के जो भी, इनसे अपना काम चलता रहता है। इनकी एक प्रक्रिया होती है, और नहीं सुलझता है तो उसके बाद में आपके इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पड़ा हुआ है, नेशनल ट्रिब्यूनल पड़ा हुआ है, लेबर कोर्ट्स पड़े हुए हैं, चलता रहता है। लेकिन डिस्प्यूट होना जरूरी है, और उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक प्रक्रिया है। कोई डिस्प्यूट हुआ है, उस डिस्प्यूट की सूचना आपकी लेबर कमिश्नर के पास जाएगी, सरकार के पास जाएगी, जो भी आपके लेबर मिनिस्ट्री है उसका जो सेक्रेटरी उसके पास जाएगी। एक पूरा प्रक्रिया है, और उसके बाद एग्रीमेंट होगा, जो कुछ भी होगा, सॉल्यूशन होता होता सारा कुछ होता रहता है। लेकिन आपने देखा है ना कि इस सिस्टम को अपना करके समस्या का समाधान कर लिया जाता है। लेकिन उल्टा हो गया, उसका क्या करोगे? यानी डिस्प्यूट हुआ ही नहीं, एग्रीमेंट हुआ पहले डिस्प्यूट पैदा करने के लिए। अब भाई इतनी बड़ी कलाकारी कौन कर सकता है? कोई कलाकार ही कर सकता है। जैसे सुना होगा आपने कि संसार में कुछ 7 या 8 अजूबे हैं, तो नए नए अजूबे आईबीए और यूएफबीयू करता रहता है। और अभी अजूबों की प्लानिंग कौन करता है, इनकी फंडिंग कौन करता है? फंडिंग का मतलब नहीं पैसा कौन देता है, फंडिंग का मतलब है दिमागी फंडिंग। प्लानिंग कौन करता है, मेंटल प्लानिंग कौन करता है? तो मुझे तो ऐसा लगता है यूएफबी होंगे, और खास करके एक ही आदमी हो सकता है, इसके पीछे पड़े वो वेंकटाचलम जी हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ 2015 में हुआ, एक अजूबा हुआ बैंक पेंशनर्स के साथ। जो बैंक पेंशनर ये आशा कर रहे थे कि उनकी बैंक पेंशन का समाधान होगा, उसको खत्म करने के लिए वेंकटाचलम के संगठन ने, हम तो उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं की चलती है, आईबीए के साथ एक समझौता किया, नो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी। यानी पेंशनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए पेंशन अपने हो या नहीं हो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट होता एग्रीमेंट होगा ना, लेकिन इन्होंने बैठ करके एक एग्रीमेंट किया कि भाई हमारी नो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है, और नो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज सिग्नेचर करके डिस्प्यूट पैदा कर दिया रिटायर्ड पेंशन के पास में कि भाई तुम तो हमारे नीचे आते ही नहीं हो,
ना इट इज ए, और तभी से ये डिस्प्यूटेड चला हुआ है। अब समझ में नहीं आया कि भाई ये इसकी जरूरत कहां पड़ गई थी। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक रिटायर्ड हुए कर्मचारियों का कोई मुद्दा उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, खत्म नहीं हुआ है, वो तब तक वो कर्मचारी रहते हैं। लेकिन इन्हें कर्मचारी होने से मना कर दिया और एक ऐसा खेल खेला कि जब भी इनका बेस सेटलमेंट हुआ, इस चीज का सहारा लेकर के हमको बहकाते रहे। हमारे को संगठन भी ऐसे थे रिटायरीज वाले, वो भी बहकाते रहे और ये खेल खेल दिया। अब समझ में नहीं आता कि इस खेल को खेलने की जरूरत क्या थी। अब या तो कोई तो कारण रहा होगा, क्विड प्रो क्यो, इस हाथ दे उस हाथ दे, या तो ये हुआ होगा, या उस समय आरबीआई का पेंशन अपडेशन चरम सीमा पे था, उसको झटका देने के लिए शायद ये किया हो। अब अकेले वेंकटाचलम साहब का तो दिमाग तो हो नहीं सकता इसके पीछे, और भी कोई सात किस्म का दिमाग होगा। और इन्होंने 2015 में कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का क्लोज कर लिया, और साथ में इन्होंने एक, क्योंकि जो स्पेशल अलाउंस जो आया था ये उसी समय आया था 10वें वेस्ट सेटलमेंट में, जो 2015 में इसकी रिपोर्ट आई थी। तो क्या 2015 में नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का जो क्लॉज दस्तखत किया था, यानी गाड़ी के आगे जो घोड़ा रखा था वो इसलिए रखा था कि स्पेशल अलाउंस दे दी जाए। और स्पेशल अलाउंस भी बताते हैं, अभी जो कैलकुलेशन आ रहे हैं इसके थर्ड मैनेजर का जब डाला, तो वर्तमान में जो पेंशन आएगी सीनियर मैनेजर की वो कम होगी बजाय पीछे वालों का, यदि आरबीआई हिसाब से उसका ऑपरेशन किया जाता है तो। अब उससे जैसे होता है कि स्पेशल अलाउंस उनकी पे का हिस्सा था, एनीवे था या नहीं था, एक स्पेशल अलाउंस ले आओ। इस स्पेशल अलाउंस का जब कहा है कि इसकी हर साल इसकी रेट बढ़ती है, ये पहला स्पेशल अलाउंस है जिसकी रेट बढ़ती है, अदरवाइज किसी अलाउंस की रेट नहीं बढ़ती, केवल बेसिक पे में होता है जो कुछ भी होता है और वो वैसा का वैसा रहता है। और ये करके आराम से चैन की नींद सो गए, क्योंकि उनको पता था हमने दस्तखत कर दिए हैं और बैंक पेंशन की पेंशन अपडेट होगी नहीं। या एक कारण यह भी हो सकता है कि इन्होंने पक्की कील ठोकी थी ताबूत में कि यदि हम इस एग्रीमेंट को कर लेंगे तो कोर्ट एग्रीमेंट मानता है कि भाई इनके एग्रीमेंट हो गए हैं, इसलिए हम आपका पेंशन अपडेशन नहीं कर सकते। हर एक में एग्रीमेंट को मानते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है, या कुछ लेन देन हुआ होगा, कुछ न कुछ तो हुआ था, कुछ न कुछ तो हुआ 2015 में कि भाई नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज इन्होंने डाल दिया, या अपनी जान बचा रहे होंगे, या आरबीआई का पेंशन अपडेशन वो काम कर रहे होंगे। ये सारा काम जो इन्होंने किया, ये किया केवल और केवल पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए। और उसके बाद इन लोगों का चरित्र देखिए कि पेंशन अपडेशन पर पूर्ण विराम लगाने के बाद इसको ये रेजिडुअल इश्यूज में रखते हैं, और रेजिडुअल इश्यू में रखने के बाद 2023 में वेंकटाचलम जी लिखते हैं कि पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठा देते हैं, क्योंकि वो पेंशन अपडेशन की कमेटी की रिपोर्ट गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनको पता है कुछ न कुछ हुआ है, तो चलो इसका बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। ये सारे के सारे काम जो हुए केवल और केवल बैंक पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए हुआ। हमने पूछा किसी से भाई कि ये जो रेजिडुअल इश्यू में पेंशन अपडेशन को क्यों रखा जब ऑलरेडी इनका सर्कुलेशन था। सर्कुलेशन जो रेगुलेशन बड़े स्पष्ट रूप से कहता है पेंशन अपडेशन है, तो किसी ने बताया क्योंकि ये जो अभी जो 2023 में या 22 में जो रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि ये गलत हलफनामा दे करके बैठ गए थे, अपने बचाव के लिए इन्होंने ये रखा था। और शायद ये गलत हलफनामा नहीं देते तो शायद हो सकता है कि 2022 में जब आया था ये 12वें सेटलमेंट, तो उस समय ये पेंशन अपडेशन का मुद्दा भी सुलट गया हुआ। अब क्यों कोर्ट के डंडे का फर्क था, ये कर नहीं सकते थे, करते तो बोलते तुम यहाँ गलत झूठा हलफनामा देते हो और वहां तुम पेंशन अपडेशन करते हो, कई प्रकार की बातें थी। ये सारा जो गोल चक्कर चला हुआ है ना पूरा का पूरा इनका, ये केवल और केवल गुमराह करने के लिए
मिसलीड करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, ये सारे इस कामों के लिए चले हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है, इसको आईबीए भी जानता है, इसको यूएफबी भी जानता है, और कई जानते हैं कि कुछ न कुछ तो है, क्योंकि जिस प्रकार की घटना बनी थी कि 17 तारीख को फाइनल हो जाएगा बिना आर्गूमेंट के, तो कोई आउट ऑफ कोर्ट के सेटलमेंट होने की बात होगी। अदरवाइज आर्गूमेंट यदि होता है, जो स्वाभाविक सी बात है, आईबीए का जो सीनियर मैनेजर है एचआर के शर्मा साहब जी, वो नहीं बच पाएंगे, जो सिग्नेचर डिपोनेंट के उसी के ही हैं, एफिडेंट जो है उसमें आपके एफिडेविट में। तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने कमल पाटिल साहब से कहा, पाटिल साहब एक इसका लेटर बनाओ अच्छा खासा, कि आखिरकार जब कोई डिस्प्यूट था ही नहीं तो एग्रीमेंट की तरफ कैसे बढ़ गए, और किसने कहा इसके लिए कि भैया एग्रीमेंट करो? क्या डीएफएस ने कहा, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, या बैंकों ने कहा, या आईबीए ने कहा, या यूएफपी ने कहा कि भैया एग्रीमेंट को करो? उसकी जरूरत नहीं थी, तो वैसे ही मतलब सहयोग नहीं कर रहे थे, ऐसे ही रहने देते। लेकिन गाड़ी के आगे घोड़ा रखने की क्या जरूरत थी? ये गाड़ी के आगे जो घोड़ा रखा ना, इसमें कुछ न कुछ दाल में काला है। अब क्योंकि हो गया टाइम, काफ़ी हो गया, अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।